हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे आज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीडीपी का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हमेशा की तरह बाइलिंगुअल आपके नोट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझ में आएगा अच्छे से, आप किसी भी मीडियम के लर्नर हैं तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को हम बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से कहानी की तरीके से समझेंगे। आपने बहुत बार इस चैप्टर को पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज के इस डिस्कशन के बाद में आप कोई भी चीज़ यहाँ से भूलेंगे नहीं, आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ से रहने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब हमने कुछ चैप्टर्स को, इनको मैंने लिंक करके आपको हमने डिटेल में समझा है। जैसे पहले हमने समझा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को, सीडीपी के सिलेबस में आपको ऊपर नीचे मिलेंगे थोड़ा ये, बट मैंने इन तीनों को साथ में रखा है। पहले हमने चाइल्ड सेंटर एजुकेशन समझा, जो एजुकेशन में एक बदलाव था कि वे बच्चे को केंद्र में रखा जाए, शिक्षक जहाँ केंद्र में था वहाँ बच्चा केंद्र में लाया जाए। फिर हमने एनसीएफ को पढ़ा, जो कि आपका क्या है 2005 में आया। ठीक है, 2005 का क्या हमने एनसीएफ पढ़ा, वहाँ भी एक शिक्षा में हमने एक बदलाव की कोशिश की। यशपाल जी ने क्या कहा कि भाई बस्ते के वजन को कम किया जाए, नॉलेज जो है बच्चे को वो करके सिखाई जाए। ठीक है, उसको लाइफ से जोड़ा जाए, नॉलेज को लाइफ से जोड़ा जाए। अब हमने क्या किया, एनसीएफ 2005 में काफ़ी चीज़ों में चेंजेस किया, बच्चे के करिकुलम में चेंज किया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने की वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अब एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है हमारे सामने कि भाई हमने करिकुलम तो बना दिया, ठीक है, बहुत सारे नियम बना दिए, कानून बना दिए, ठीक है, और बस्ते के वजन को कम भी कर दिया, चलो बच्चे के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन क्या करेंगे आप उस एनसीएफ 2005 का, क्या क्या करेंगे, अचार डालेंगे। अगर बच्चा स्कूल में जाएगा ही नहीं, बच्चा स्कूल में पहुंच ही नहीं पा रहा है, उसको एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है, बच्चे मतलब पेरेंट्स स्कूल में भेज ही नहीं रहे बच्चे को, या फिर स्कूल में कुछ इस तरीके के नियम है कि भाई एक बच्चा जो है अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो वो स्कूल में एडमिशन ही नहीं ले पा रहा है, तो क्या करेंगे हम करिकुलम का, क्या करेंगे हम एनसीएफ 2005 का, किसके लिए बनाएंगे नियम फिर हम। इसलिए क्या हुआ, आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो ज़रूरी हो गया। किस लिए, ये कब हुआ आपका, देखिए जब संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया तो उसके अंदर एक अनुच्छेद रखा आपका 45, और उसमें वर्णन किया गया कि भाई आने वाले 10 सालों के अंदर में क्या करेंगे, हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण करेंगे। भाई शिक्षा जो है वो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, और उसी के बाद में जो है उसको बेस लेकर के यहाँ पर ये आपका बनाया गया, जो कि इसका मेन जो है क्या है आपका, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा, वो भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और एज ग्रुप क्या है आपका 6 to 14 ईयर, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है, हमें बिल्कुल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है। फ्री मतलब उनसे कहीं कुछ नहीं लिया जाएगा, कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, कुछ नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल की बात हो या प्राइवेट स्कूल की बात हो। ठीक है, कंपलसरी इसलिए है कि भाई अनिवार्य किया जाएगा, हर तरीके से उसको एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मेन आपका मोटिव था। उसके बाद में समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही देखेंगे इनको। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज ब्रॉट बाय अमेंडिंग द 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है आपका, वो 86वें संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके लाया गया आपका। ठीक है, और इसमें क्या किया गया आपका, जो है आरटीई एक्ट वाज इनेक्टेड ऑन 1 अप्रैल 2010। अब आप देखेंगे डेट क्या है आपकी, आरटीई 2009, इसमें क्या किया गया, पारित किया गया, लेकिन अफेक्ट में कब आया आपका, ये इनेक्टेड कब हुआ, 1 अप्रैल 2010। एक क्वेश्चन आपका सीधा यहाँ से निकलता है कि भाई जो है प्रभाव में कब आया, लागू कब किया गया, तो आपका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव, द पर्पस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू बॉयज एंड गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो था मेन उद्देश्य था, तो क्या था आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसका उद्देश्य था। एज ग्रुप क्या था, तो 6 to 14 ईयर का आपका क्या था, एज ग्रुप था। जेंडर का इसमें कोई वो नहीं है, लड़के लड़की कोई भी हो उसको आपको एजुकेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका, ऑन December 12, 2002, 86th Constitution was amended in the Constitution of India and Article 21 was added to it। इसमें क्या किया गया आपका, दिसंबर 2012 को जो भारत के संविधान में 86वां संशोधन हुआ। ठीक है, और उसमें क्या गया, 21A को जोड़ा गया। ठीक है, 21A क्या है आपकी, अब 21A को जब जोड़ा गया तो इसने क्या किया, गेव द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। अब हमारे पास में और भी फंडामेंटल राइट है ना, कि भाई हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है,
कि भाई हमारे पास में क्या है, किसी चीज़ को, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, उसी तरीके से आपका ये क्या किया गया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया है 21A के अंडर कि भाई आप क्या करेंगे, शिक्षा का जो है अब आपका मौलिक अधिकार का दर्जा जो है दे दिया गया कि हर बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है, राइट है, आप उसको किसी भी तौर पर वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 द RT एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 को पूरे इंडिया में इसको लागू किया गया, JNK को छोड़कर। ठीक है, उस टाइम इंडिया बिकम द 135th कंट्री इन द वर्ल्ड टू द इम्प्लीमेंट द राइट टू एजुकेशन। अब अगर बात की जाए तो क्या है, 1 अप्रैल 2010 को इसको क्या किया, पूरे भारत में लागू कर दिया गया और भारत जो है वो शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला 135 यानी 135वां देश जो है वो बना। इससे पहले 134 देश जो है इसको ऑलरेडी स्वीकार कर चुके थे। तो अगर पूछ लिया जाए घुमा करके कि भारत से पहले कितने देशों ने इसको स्वीकार कर लिया था, तो 134 रहेगा और भारत कौन सा था, 135 था। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो देख लेते हैं, जो मेन है आपके। ठीक है, वैसे तो ये RT बहुत लंबा चौड़ा है, इसको पढ़ने बैठे हम लोग एक एक पॉइंट को तो, लेकिन यहाँ हमें क्या है, थोड़ा मेन इसका जीस्ट निकाल करके लेना है। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम समझ सकें। इफ़ अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू एडमिशन इन द फर्स्ट क्लास टिल द एज ऑफ 6 ईयर देन लेटर ही विल बी गिवन एडमिशन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू हिज एज। यानी कि अगर एक बच्चा जो 6 वर्ष तक की आयु में, बोला ना कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, तो अगर 6 साल में कोई बच्चा किसी वजह से अगर फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले पाता है तो उसे उसमें उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। भाई हो सकता है बच्चा 6 साल तक एक बार के लिए एडमिशन ना ले पाया फर्स्ट क्लास में, तो अब ये नहीं है कि भाई आप अगर 9 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है, 10 साल का बच्चा स्कूल में जा रहा है तो आप उसको फर्स्ट क्लास में डालेंगे, नहीं, आप उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी क्लास में आप उसको डालेंगे। ठीक है, आप उसको एडमिशन देंगे बाकायदा। ठीक है, उसके बाद क्या है, नो चाइल्ड विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल फॉर एनी रीज़न। यानी कि बच्चे को आप क्या करेंगे, स्कूल से किसी भी कारण से, विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, कोई भी रीज़न से आप उसको स्कूल से नहीं निकालेंगे। नो चाइल्ड विल बी डिनाइड एंट्री, यानी कि किसी भी बच्चे को आप क्या करेंगे, प्रवेश को आप क्या करेंगे, मना ही नहीं करेंगे बच्चे के आने के लिए। ठीक है, किसी भी बेसिस पर आप उसको मना नहीं करेंगे। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में। उसके बाद आता है नो स्कूल विल बी एबल टू रन विदाउट एक्रेडिटेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी स्कूल जो है वो नहीं चल सकेगा, बिना मान्यता प्राप्त स्कूल जो है वो नहीं चलेगा। और इस नियम के तहत क्या होगा, सभी सरकारी और निजी संस्थानों में, जितने भी आपके प्राइवेट और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें 25% सीट्स जो है, देखो गवर्नमेंट स्कूल तो वैसे देखा जाए तो पूरा तरीके से फ्री रहता है, लेकिन जो आपका प्राइवेट स्कूल्स भी है ना, उसमें भी SC ST OBC आपके जो रहते हैं उसको 25% सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व रहेगी, बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए। आपने वो कौन सी मूवी है, हिंदी मीडियम मूवी, ठीक है, हिंदी मीडियम मूवी आपने देखी होगी, उसमें पूरा इसकी स्टोरी है इससे रिलेटेड बिल्कुल, कि 25% जो है क्या है, बच्चों के लिए रिजर्व रहता है, गरीब बच्चों के लिए। ठीक है, और क्या आता है आपका, नेक्स्ट है आपका गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और गैर प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले क्या था कि अध्यापकों के बारे में जो भी उनकी क्राइटेरिया था वो कुछ डिसाइड अगर नहीं था, ठीक है, जो भी नहीं था, तो अभी क्या है, आपको इसके लागू होने के 5 साल के अंदर अंदर आपको अपना ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर आता है इसके जो मनाही है कुछ चीज़ों की इसके अंदर में, वो क्या है आपकी देख लेते हैं। फिजिकल पनिशमेंट यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा। मेंटल हैरेसमेंट, बच्चे को आप क्या करेंगे, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देंगे किसी भी तरीके से, आप उसको क्या फिजिकली आप उसको पनिश नहीं करेंगे, मेंटल हैरेसमेंट नहीं देंगे, ठीक है, मानसिक प्रताड़ना नहीं देंगे। स्क्रीनिंग प्रोसीजर और एडमिशन ऑफ द चाइल्ड, जो आपका बच्चे का स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है वो नहीं होगा किसी भी स्कूल में। बच्चे को आप एडमिशन देंगे तो आप उसका कोई टेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है, उनके पेरेंट्स का कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर आता है कैपिटेशन फीस, यानी कि बच्चे से आप किसी भी तरीके की फीस जो है वो नहीं लेंगे। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, टीचर जो है वो कोई भी तरीके का प्राइवेट ट्यूशन जो है वो नहीं करेगा, जैसा कि एक मतलब ज़्यादा ही ये वो है आजकल है कि भाई बच्चों को आप स्कूल में पढ़ाएं ना पढ़ाएं, आप अगर स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है, चलो भाई मेरे से घर पे आके पढ़ लेना, प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ मैं इस चीज़ के लिए, तो वो आप क्या है, एज ए टीचर आपको प्राइवेट ट्यूशन अलाउड नहीं है। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकग्नाइजेशन, बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा स्कूल को विदाउट रिकग्नाइजेशन के
रन करना, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो डिवाइड की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्कूल्स की, पेरेंट्स की कुछ अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन बन जाता है कई बार यहाँ से, ठीक है। क्या है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेशनल एजुकेशन अथॉरिटी, ठीक है। Education Authority of India proposed by the central government will prepare the structure of the national curriculum and the norm for training teachers will also be decided। यानी कि जो सेंट्रल है वो क्या करेगी, केंद्र सरकार क्या करेगी, आपकी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा तैयार करेगी, ठीक है। करिकुलम कैसा होगा उसको देखेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानदंड तैयार करेगी वो, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, शिक्षा में नवाचार लाने के लिए अनुसंधान, नियोजन आदि के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हेल्प करेगी केंद्र सरकार आपकी, ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिसर्च प्लानिंग एटसेट्रा, ब्रिंग इनोवेशन इन एजुकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ के आपका केंद्र सरकार क्या करेगी आपकी, कि जैसे बताया वो हेल्प करेगी आपकी, वो वही वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, अब इसका क्या है आपका कि भाई इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर एडमिशन ऑफ द एवरी चाइल्ड 6 to 14 ईयर इन स्कूल अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट देयर इज वन प्राइमरी स्कूल इन एवरी 1 किलोमीटर लिमिट। अब आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने किलोमीटर में होना चाहिए, 1 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। बच्चा कितनी दूर जाएगा, इतना छोटा बच्चा बसेस में बैठ बैठ करके जाता है, आधा परेशान हो जाता है वो रास्ते में, ठीक है। तो क्या होगा, 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश विद्यालय में सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। भाई राज्य सरकार देखेगी कि हर बच्चा स्कूल में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप घर घर जाकर के पेरेंट्स को बोलेंगे उनको स्कूल में डालने के लिए। पेरेंट्स अगर नहीं डाल रहे हैं तो उनके लिए भी क्या है, आपका पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है बकायदा, ठीक है। कोठारी कमीशन की सिफारिश पर क्या होगा, 1 किलोमीटर की सीमा में एक प्राथमिक विद्यालय जो आपका होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स। स्कूल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट स्कूल्स विल प्रोवाइड फ्री एजुकेशन बट इन पब्लिक स्कूल ऑल्सो चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन विल हैव द राइट टू एडमिशन इन 25% सीट। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट स्कूल बिल्कुल फ्री रहेंगे और जो पब्लिक स्कूल है उसके अंदर भी क्या है 25% जो है निर्धन बच्चों के लिए, निर्धन अभिभावकों के लिए प्रवेश जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, if these schools take any donation from parents then for the first time they will get 25,000। अगर वो डोनेशन मांगते हैं तो पहली बार में 25,000 रुपये और आगे उनको इकोनॉमिक पेनल्टी भरनी होगी, पेनल्टी 50,000 विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द नॉन एडेड गवर्नमेंट। यानी कि पहली बार में अगर वो इस चीज़ का मतलब वो करते हैं, उल्लंघन करते हैं तो उनको 25,000 रुपये, अगर वो पेरेंट्स से किसी तरीके का कोई चंदा मांगते हैं तो, और आगे हर बार उनको 50,000 रुपये का क्या होगा, आर्थिक दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कुछ ड्यूटीज़ पेरेंट्स को भी दी गई हैं। पेरेंट्स की क्या ड्यूटी है, इट इज़ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट to send their child from 6 to 14 year of school to school। Article 51A of the Indian Constitution also follow the same thing, ठीक है। पेरेंट्स को क्या करना है भाई, नैतिक जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की ये कि आप क्या करेंगे, बच्चे को स्कूल भेजेंगे। बिल्कुल 6 से 14 साल के हर बच्चे को आप क्या करेंगे, स्कूल में भेजना होगा आपको। और अगर आप नहीं भेजते हैं तो 51A के तहत आपके खिलाफ जो है वो कार्यवाही की जा सकती है, बिल्कुल ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। RTE का जो है नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला यहाँ समअप किया हुआ है। तो यहाँ क्या है, कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती हैं आपसे, इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। फिलहाल मैं खुद को एक बार हाइड कर लेती हूँ। ये देखिए RTE में क्या आपका वर्किंग डेज ऑफ टीचर क्या है, आपके शिक्षक के कार्य दिवस कितने होने चाहिए। तो क्या है, 1 से 5वीं क्लास यानी 1st to 5th क्लास के जो बच्चे हैं प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर 200 आपके वर्किंग डेज रहेंगे, 200 वर्किंग डेज। और 6 to 8 में अगर देखा जाए तो 220 वर्किंग डेज रहेंगे, ठीक है। 1st to 5th में 200 और 6 to 8 में 220 डेज रहेंगे वर्किंग डेज आपके, ठीक है। अगर वर्किंग आवर की बात की जाए तो 1st to 5th में आपके क्या रहेंगे, 800 घंटे रहेंगे, 800 इंस्ट्रक्शनल आवर। और 6 to 8 की बात की जाए अगर तो 1000 घंटे आपके रहेंगे, 1000 इंस्ट्रक्शनल आवर आपके रहेंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, डेज के टाइम में पूछा जाए तो 200 और 220, घंटों में पूछा जाए तो 800 और 1000। और देखा जाए मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक फॉर द टीचर, प्रति सप्ताह अगर शिक्षक पूछा जाए न्यूनतम कार्य घंटे तो आपका 45 घंटे जो है वो होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं आपका एक और टेबल है इसी से रिलेटेड, आपकी स्टूडेंट और टीचर का रेशो। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। 1st to 5th की अगर बात की जाए, बच्चे हैं, अगर 30 बच्चे हैं तो आपका एक टीचर होना चाहिए, 60 बच्चों पर 2 टीचर, तो ये रेशो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। 60 to 90 पर 3 और 91 से 120 पर 4 और 150 तक 5 जो आपके टीचर है वो होने चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, ठीक है। उसके बाद गया गया कि 150 से लेके 200 जो अगर विद्यार्थी हैं आपके, अगर 200 बच्चे हो जाते हैं और उससे अबव है तो क्या करेंगे, 5 शिक्षक के साथ साथ में एक हेडमास्टर यानी कि एक प्रिंसिपल, एक प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए, ठीक है। 200 से अधिक विद्यार्थी पर क्या होगा, अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं आपके स्कूल में तो आप क्या कर सकते हैं, 40 जो आपका बच्चे हैं उस पर एक टीचर रख सकते हैं। ये वैसे राज्य का प्रावधान है देखा जाए तो, कि 40 पर जो है एक टीचर आप रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखा जाए कि रेशो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर एट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 8 अगर देखा जाए तो क्या रहेगा, 35 बच्चों पर एक टीचर रहता है। 1st to 8 प्राइमरी लेवल पर 35 बच्चों पर एक टीचर हो सकता है। इफ द नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो तो क्या होगा, 100 से अधिक छात्र होने पर एक प्रधानाध्यापक का होना आवश्यक है। क्या होगा, 100 से ज़्यादा अगर छात्र होते हैं तो एक प्रधानाध्यापक का होना आवश्यक है उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, जो डिस्कशन है आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स जो है इसमें रखे जाएं। तो ये, और इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चंस को कल डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है ये कंटेंट पहुंच सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।